हेलो बच्चों, तो वेलकम टू बैक आवर चैनल जीरो टू जीनियस 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त और वायु कोष्ठ के बीच गैसीय विनिमय। रक्त और वायु कोष्ठ के बीच गैसीय विनिमय हम बच्चों यहाँ तक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्त कैसे शुद्ध होता है। देखो, हृदय में जो रक्त आते हैं अशुद्ध रक्त, फिर वहाँ से जाते हैं कहाँ, फेफड़े में, फेफड़े से फिर शुद्ध होकर पूरे शरीर में जाते हैं। तो आज हम ये एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, रक्त शुद्ध भी कैसे होता है वो भी हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर ऐसे ऐसे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक टू बेसिक पढ़ाया जाएगा और एकदम अंदर से पढ़ाया जाएगा बेटा। तो आप पढ़ते हैं कि रक्त और वायु कोष्ठ के बीच गैसीय विनिमय कैसा होता है, और इस वीडियो में हम ये भी जान जाएंगे कि रक्त शुद्ध कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो आओ चलते हैं। देखो, जैसा कि हमको पता है कि जो रक्त जो आपका हृदय होता है, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बेटा? हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, चाहे चैम्बर का हो, चाहे वेस्म का हो, चाहे कोष्ठ का हो, ठीक है बेटा। तो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 वेस्म होते हैं। ये जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं दायां अलिंद बेटा। क्या कहते हैं? दायां अलिंद कहते हैं, ठीक। और ये जो होता है इसे कहते हैं दायां निलय, दायां निलय कहते हैं। और ये जो होता है इसे कहते हैं बायां अलिंद, बायां अलिंद। और ये जो होता है आपका इसे कहते हैं बायां निलय, बायां निलय, ठीक है, बायां निलय। आप लोग को सबको पता होगा हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। लेकिन देखो, जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हमारे आते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त जो हमारा आता है, उस शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त आता है हमारा, वो अशुद्ध रक्त आता है बेटा, अशुद्ध रक्त आता है। और किसके द्वारा आता है? महाशिरा द्वारा आता है बच्चों। महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हमारे कहाँ आता है? हृदय के दाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? हृदय के दाएं अलिंद में आता है। अब बात ये आती है, जो महाशिरा होता है वो 2 प्रकार की होती है, एक अग्र महाशिरा होता है बच्चों और एक पश्च महाशिरा होता है। देखो, जो अग्र महाशिरा होता है, हृदय तो हमारा यहाँ स्थित होता है, तो जो हृदय के ऊपर जितने भी अंग हमारे स्थित है, जितने भी ऑर्गन्स हमारे स्थित है, वो अग्र महाशिरा द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त वो हृदय में आता है। और जो पश्च महाशिरा होता है उसके द्वारा क्या होता है? हृदय के हमारे जो नीचे जितने भी अंग स्थित हैं, हृदय के हमारे नीचे जितने भी अंग स्थित है, वो पश्च महाशिरा द्वारा उन अंगों से क्या होता है? अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है। तो महाशिरा कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक होता है अग्र महाशिरा, एक होता है पश्च महाशिरा। एक बार हम फिर से जान लेते हैं। अग्र महाशिरा जो होता है वो हृदय के क्या करता है? हृदय के ऊपर जितने भी अंग स्थित हैं वहां से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है हृदय के दाएं अलिंद में। और जो पश्च महाशिरा होता है वो क्या करता है? हृदय के जितने भी नीचे अंग स्थित है उससे उन सभी भागों से क्या करता है? अशुद्ध रक्त को लेकर आता है हृदय के दाएं अलिंद में। लेकिन हम फिलहाल कह देते हैं कि जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हमारा होता है वो महाशिरा के द्वारा आ जाता है हमारा दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद में जब क्या होता है कि संकुचन होता है, संकुचन होता है तो क्या होता है? जो रक्त होता है हमारा वो कहाँ आ जाता है सर? वो रक्त जो हमारा होता है ये आ जाता है दाएं निलय में। अब देखो, यहाँ पर हम पूरे हृदय के बारे में पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्या? रक्त और वायु कोष्ठ के बीच गैसीय विनिमय। तो थोड़ा बहुत हम जानकारी लेते चलेंगे, पूरी डिटेल जानकारी इसकी नहीं लेंगे, ठीक। तो हृदय में क्या हुआ? अशुद्ध रक्त आया महाशिरा के द्वारा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब दाएं अलिंद में क्या हुआ? संकुचन हुआ, तो रक्त हमारा कहाँ आ गया? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से क्या निकली होती है बेटा? फुफ्फुसी धमनी निकली होती है। कौन धमनी निकली होती है बेटा? फुफ्फुसी धमनी निकली होती है। कौन धमनी? फुफ्फुसी धमनी, समझ आइएगा आप, फुफ्फुसी धमनी निकली होती है। और इस फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है? वही अशुद्ध रक्त, वही अशुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनी से कहाँ आता है? हमारा हृदय में आता है बच्चों। कहाँ आता है? हमारे हृदय में आता है बच्चों। कहाँ आता है? सॉरी, फेफड़े में आता है। कहाँ आता है बेटा? हमारे फेफड़े में आता है बच्चों। देखो बेटा, तो हमारे कहाँ आता है? वही अशुद्ध रक्त हमारे कहाँ आता है? वही अशुद्ध रक्त हमारा कहाँ आता है? फेफड़े में आता है। कहाँ आता है? फेफड़े में आता है, ठीक। अब फेफड़े में क्या होता है? फेफड़े में गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है बच्चों? फेफड़े में होता है हमारा गैसीय विनिमय। क्या होता है? फेफड़े में हमारा होता है गैसीय विनिमय बेटा, गैसीय विनिमय, ठीक है। और गैसीय विनिमय होता है तो यहाँ रक्त जो अशुद्ध रक्त आया होता है वो क्या होता है? शुद्ध रक्त में बदल जाता है बच्चों। अब कैसे बदलता है वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो अभी हम
ये देखते हैं जब गैसीय विनिमय इसमें होता है तो यहाँ से निकली होती है बेटा पल्मोनरी धमनी। क्या निकली होती है? पल्मोनरी धमनी निकली होती है। और उस पल्मोनरी धमनी में बेटा क्या आपके जाता है? उस पल्मोनरी धमनी में हमारा शुद्ध रक्त, मतलब पल्मोनरी धमनी का हो या फुफ्फुसी, सॉरी पल्मोनरी धमनी नहीं बेटा, पल्मोनरी शिरा, सॉरी पल्मोनरी शिरा निकली होती है, इस फेफड़े से गई होती है। और उस शिरा में क्या होता है? हमारा शुद्ध रक्त बेटा, शुद्ध रक्त जाता है। और वह शुद्ध रक्त कहाँ आता है? हृदय के बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से कहाँ आता है? बाएं नीले में। और बाएं नीले से क्या निकली होती है? महाधमनी बेटा, महाधमनी निकली होती है। और इस महाधमनी द्वारा क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में हमारा ये शुद्ध रक्त पंप करके फैल जाता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त कहाँ से आया? महाशिरा द्वारा कहाँ आया? दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद से कहाँ आया? दाएं नीले में। और दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी द्वारा कहाँ गया? फेफड़े में। और फेफड़े में गया तो गैसीय विनिमय हुआ। और वहाँ से शुद्ध रक्त क्या हुआ? फुफ्फुसी शिरा के द्वारा, फुफ्फुसी शिरा कहो या पल्मोनरी शिरा कहो, ठीक है बेटा। और वहाँ से क्या हुआ? वो शुद्ध रक्त कहाँ आया? हृदय के बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से कहाँ आया? बाएं नीले में। और बाएं नीले में क्या हुआ? जब संकुचन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ? ये महाशिरा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में हमारा शुद्ध रक्त पंप करके फैल गया। लेकिन हमको तो ये जानना नहीं है, हमको जानना ये है कि हमारा ये शुद्ध रक्त, देखो यहाँ तो आया था फुफ्फुसी धमनी के द्वारा, देखो बेटा फुफ्फुसी धमनी के द्वारा क्या आया था? हमारा फुफ्फुसी धमनी के द्वारा हमारा आया था अशुद्ध रक्त। कहाँ आया था? फेफड़े में गया था। लेकिन यहाँ निकल क्या रहा है बेटा? निकल क्या रहा है आपका? शुद्ध रक्त। मतलब माजरा क्या है? मतलब सर माजरा तो ये है कि इसमें तो अशुद्ध रक्त आया था फुफ्फुसी धमनी लेकर, लेकिन निकल कौन रहा है? फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रक्त निकल रहा है। मतलब कुल खेला बेटा यहीं पर है। मतलब शुद्ध रक्त बदल किस में रहा है? इसी फेफड़े में। मतलब फेफड़ा ही क्या कर रहा है? रक्त को बदल रहा है। अशुद्ध रक्त आया और निकल रहा है। शुद्ध रक्त जादू है ना, एकदम जादू है। तो आओ यही हम सीखते हैं और यही हम जानते हैं कि ये शुद्ध रक्त कैसे हुआ। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, रक्त और वायु कोष्ठ के बीच गैसीय विनिमय। जब वह रक्त और वायु कोष्ठ के बीच गैसीय विनिमय होता है तभी वो क्या होता है? जो अशुद्ध रक्त होता है शुद्ध रक्त में परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, तो आओ हम वही पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिएगा आगे। देखो बच्चों, जैसे कि क्या हुआ, जैसे मान लो ये फेफड़े हो गया, ये फेफड़ा का क्या हो गया? कोशिका। फेफड़े के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ कोशिका रहती है। कोशिका कहो बेटा या वायु कोष्ठ कहो, कोशिका कहो या वायु कोष्ठ कहो, ठीक है, वायु कोष्ठ। फेफड़े के अंदर क्या होती है? वायु कोष्ठ या कोशिका। अभी आप देखे कि फेफड़े के अंदर कौन सी धमनी गई थी भैया? कौन सी धमनी गई थी? फुफ्फुसी धमनी गई थी। मतलब फेफड़े में कौन सी धमनी गई थी? फुफ्फुसी धमनी गई थी। कौन सी धमनी गई थी बेटा? फुफ्फुसी धमनी फेफड़े में गई थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? तो यहाँ हम लिखेंगे भैया बेटा, क्या लिखेंगे? यहाँ हमारे फेफड़े में कौन सी धमनी गई थी बेटा? यहाँ हमारे फेफड़े में फुफ्फुसी धमनी गई थी। कौन धमनी गई थी? सॉरी, फुफ्फुसी धमनी गई थी बेटा, फुफ्फुसी धमनी गई थी। मतलब ये फेफड़े की कोशिका हो गई और ये हमारी जो उसमें फुफ्फुसी धमनी गई है वो है। ठीक है, अब हम ये पढ़े हैं कि जो हमारी फुफ्फुसी धमनी होती है, उसमें कौन सा रक्त जाता है? अशुद्ध रक्त जाता है बेटा। कौन सा रक्त जाता है? अशुद्ध रक्त जाता है। ठीक, और लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त होता क्या है बच्चों। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमारा होता क्या है? अब ध्यान सुनिए। देखो जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त जो होता है हमारा, उस किसे कहते हैं? सर जिसमें O2 की सांद्रता ज़्यादा हो, जिसमें O2 की सांद्रता ज़्यादा हो बेटा, ज़्यादा हो, क्या हो? ज़्यादा हो। और CO2 की सांद्रता क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, सांद्रता मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा। अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो सांद्रता, जाहिर सी बात है सांद्रता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसमें O2 की क्या होगी? मात्रा ज़्यादा होगी और CO2 की मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, और अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? आओ देखते हैं, ये ठीक उल्टा है। जिसमें O2 की मात्रा क्या हो? कम हो, यानी O2 की मात्रा कम हो, और O2 की मात्रा कम हो तो सांद्रता भी कम होगी, यानी कि O2 की सांद्रता कम हो और CO2 की सांद्रता क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त। तो फुफ्फुसी, देखो बताओ, फुफ्फुसी धमनी में कौन सा रक्त गया है? फुफ्फुसी धमनी में कौन सा रक्त गया है? अशुद्ध रक्त गया है। ठीक है बच्चों, कौन सा रक्त गया है? अशुद्ध रक्त गया है। तो हम यहाँ देखते हैं अशुद्ध रक्त होता क्या है। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें बेटा O2 की मात्रा कम हो और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक, लेकिन हमको पढ़ना है रक्त और वायु कोष्ठ में गैसीय विनिमय और रक्त को शुद्ध कैसे करना है, वही तो हमको समझना है। तो ध्यान से सुनिए। तो इसमें जो है हमारा ऑक्सीजन जो होता है, देखो ये जो इसमें अशुद्ध रक्त इसमें बह रहे हैं बेटा, इसमें जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, इस अशुद्ध रक्त में जो CO2 है, क्या है?
जो हमारा CO2 है, ठीक है, जो हमारा CO2 है, उस CO2 का जो आंशिक दाब होता है, उस CO2 का जो आंशिक दाब होता है वो 45 mmHg होता है। क्या होता है? 45 mmHg होता है, ठीक। और जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, उसका आंशिक दाब जो होता है वो 40 mmHg होता है बेटा। तो मतलब अशुद्ध रक्त जो हमारी क्या हो रहा है, फुफ्फुसी, जो हमारा ये फुफ्फुसी धमनी है, इस फुफ्फुसी धमनी में, जो हमारा ये फुफ्फुसी धमनी है, इस फुफ्फुसी धमनी में, इस फुफ्फुसी धमनी में क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आंशिक दाब जो है 45 mmHg है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसका आंशिक दाब कितना है, 40 mmHg है। और वहीं जो फेफड़े की कूपिका है, कूपिका मतलब वायु कोष्ठ है। पहले ये जानते हैं कूपिका वायु कोष्ठ होता क्या है। जो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं जिसमें हमारी क्या होते हैं, गैसें भरी होती हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वायु कोष्ठ या कूपिका। जो ये वायु कोष्ठ होता है फेफड़े का, उसमें जो ऑक्सीजन होता है बेटा, उसमें जो क्या होता है हमारा, उसमें जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 104 mmHg बेटा। क्या होता है, 104 mmHg होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कोशिका में, उसका आंशिक दाब कितना होता है, 40 mmHg होता है बेटा, 40 mmHg होता है, ठीक। तो हमारा हम ये पता कर लिए कि जो फुफ्फुसी धमनी है उसमें जो अशुद्ध रक्त बह रहा है उसमें CO2 की मात्रा जो आंशिक दाब है वो कितना है, 45 mmHg, और जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो 40 mmHg, ठीक है। और जो फेफड़े की कोशिका है उसमें ऑक्सीजन जो है उसका आंशिक दाब कितना, 104 mmHg है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 40 mmHg है, ठीक है। तो हम एक अब बात यहाँ पर ये आती है आंशिक दाब क्या होता है। देखो आंशिक दाब क्या होता है, हम एक आपको एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे गुब्बारा है, बैलून है, क्या है, गुब्बारा। मेले में जाते हैं आप, कलर कलर गुब्बारा खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया गुब्बारा, ठीक है। तो जैसे गुब्बारा हो गया, गुब्बारा में क्या हो गया, हम नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब तमाम गैसें भर लिए हैं। अब देखो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, नियान गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत सारे गुब्बारे में हम गैस भर लिए। तो ऑक्सीजन गैस गुब्बारे की दीवार पर कितना दबाव डाल रहा है, वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुब्बारे की दीवार पर कितना दबाव डाल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हो गया। नाइट्रोजन गैस क्या कर रहा है, जो गुब्बारे के दीवार पर कितना दबाव डाल रहा है, और नाइट्रोजन का आंशिक दाब हो गया, ठीक है। तो आंशिक दाब आपको समझ आ गया कि आंशिक दाब किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है गैसीय विनिमय कैसे हो। गैसीय विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो गैसीय विनिमय हुआ ना बेटा, यहाँ पर जो गैसीय विनिमय हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो गैसीय विनिमय हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो गैसीय विनिमय हो रहा है वो विसरण क्रिया द्वारा हो रहा है। किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा हो रहा है। अब पहली बात हम ये समझ लेते हैं विसरण क्रिया यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि विसरण क्रिया में होता क्या है। तो विसरण क्रिया में क्या होता है, जो अधिक सांद्रता वाले अणु होते हैं कम सांद्रता वाले अणु की ओर गमन करते हैं, और किसी भित्ति को पार करके, पारगम भित्ति को पार करके, पारगम दीवार, बाउंड्री को पार करके। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, बहुत सारे अणु है देखो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कम अणु है बेटा, क्या है, कम अणु हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अणु हैं, ठीक है। अब ये अणु अगर क्या कर रहे हैं, ये इसमें अणुओं की मात्रा अधिक है और इसमें अणुओं की मात्रा क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं जब अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे और बिना किसी पारगम झिल्ली को पार करके, बिना किसी दीवार को पार करके, बिना भी किसी बाउंड्री को पार करके, तो वहाँ हो जाता है बेटा परासरण। लेकिन हमको पढ़ना है विसरण। विसरण में होता क्या है कि इसमें ये होता है कि सर जी अधिक सांद्रता वाले और कम सांद्रता की ओर गमन करते तो हैं, लेकिन इसमें बीच में कौन आ जाता है, कोई दीवार आ जाती है बच्चों। दीवार मतलब वो दीवार कैसी होती है, पारगम में होती है। पारगम मतलब जो आर पार अणु हो सके, इस पार से इस पार जा सके। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पारदर्शी माध्यम, पार क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा सकता है। वैसे यहाँ पर क्या है, जो दीवार है वो पारगमता का काम कर रहा है। वो अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस दीवार को पार करके। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण क्रिया। मतलब मेरा मकसद ये था बताना विसरण क्रिया। विसरण क्रिया में क्या हो रहा है, जो ज़्यादा सांद्रता वाले अणु हैं वो कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, और किसको पार करके, किसी पारगम्य झिल्ली को, पारगम्य झिल्ली को पार करके, पारगम्य झिल्ली को या दीवार को बेटा उसको पार करके। तो मेरा मतलब यही समझाना था कि विसरण क्रिया में क्या होता है कि जो अधिक सांद्रता वाले अणु होते हैं वो कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं पारगम झिल्ली को पार करके। तो यहाँ बताइए विसरण क्रिया हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है सर जी कि अधिक वाले कम की ओर गमन करेंगे। यहाँ हम बता भी दिए आपको कि विसरण क्रिया में ज़्यादा वाले कम की ओर गमन करते हैं और किसी दीवार को पार करके। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो,
यहाँ पर किसकी सांद्रता अधिक है बेटा? यहाँ पर किसकी सांद्रता अधिक है? आप बताओ किसकी सांद्रता यहाँ पर अधिक है? यहाँ पर देखो CO2 की जो आंशिक दाब है, CO2 का आंशिक दाब क्या है? 45 mmHg, ठीक है बेटा, 45 mmHg। और यहाँ पर CO2 का आंशिक दाब कितना है? 40 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक मात्रा किसकी है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मान ज़्यादा है और वहाँ पर क्या कोशिका में वायु कोष्ठ में उसका मान कम है। तो ये क्या करेगा? जो CO2 है ये अधिक वाला कम की ओर गमन करेगा, क्योंकि हम विसरण क्रिया हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा? अधिक वाला विसरण क्रिया में क्या होता है? ज़्यादा वाला कम की ओर गमन करता है। तो क्या होगा? यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? विसरण क्रिया द्वारा क्या करेगा? कोशिका में चला जाएगा। तो जब कोशिका में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? इस रक्त में क्या हुआ? ये जो इसमें रक्त बह रहा था उस रक्त का क्या हुआ? उसमें CO2 की मात्रा क्या हो गई बेटा? कम हो गया। क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। अब देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है सर? 40 mmHg है, लेकिन वहाँ पर कितना है? 104 mmHg। ज़्यादा कहाँ है? वहाँ है। तो विसरण क्रिया में होता क्या? ज़्यादा वाला कम की ओर गमन करता है। तो कौन गमन करेगा? ये करेगा उधर कि ये करेगा इधर? हाँ बताओ। ये करेगा इधर, ठीक। तो ये करेगा क्या? इधर गमन करेगा, क्योंकि यहाँ पर आंशिक दाब ऑक्सीजन का ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है? कम है। तो ये वाला क्या किया? गमन किया इधर, और ये इधर किया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन आया। तो यहाँ ऑक्सीजन आया तो इसमें क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ बच्चों? इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ बेटा? इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई ना, बढ़ गई। अब तुम ही बताओ, अब हम क्या पढ़े हैं? हम बताओ, तुम ही बताओ क्या हुआ इसमें? तो क्या ऐसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा क्या हो? कम हो और ऑक्सीजन मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन मात्रा ज़्यादा हो और CO2 की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। तो बदल गया ना? बदल गया कि नहीं बदल गया? जो अशुद्ध रक्त था वो किस में बदल गया बच्चों? शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो गया, ठीक है। परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब बात ये आती है सर, जो विसरण क्रिया हो रही है उसमें कितने दीवार, कितनी झिल्लियाँ भाग ले रही हैं? तो एक हो गया ये इस धमनी की दीवार, ठीक है, इस कोशिका की दीवार ये भाग ले रही है, और ये जो इसमें बीच में द्रव है इसे हम कहते हैं अंतःकोशिकीय द्रव। बेटा क्या कहते हैं? अंतःकोशिकीय द्रव। क्या कहते हैं? अंतःकोशिकीय द्रव। ये मतलब 3 लोग भाग ले रहे हैं विसरण क्रिया में। कौन कौन? एक है फुफ्फुसी धमनी की दीवार, फिर वायुकोष्ठ की दीवार और ये अंतःकोश की द्रव। ये तीनों चीज़ें क्या कर रही हैं? तीनों लोग क्या कर रहे हैं? विसरण क्रिया में भाग ले रहे हैं, विसरण क्रिया में सहायता कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये क्या हुआ? हमारा जो अशुद्ध रक्त था वो शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो गया। अब ये जो शुद्ध रक्त होता है, अब ये जो शुद्ध रक्त यहाँ पर निकला बेटा, यहाँ पर जो शुद्ध रक्त हमारा, यहाँ पर जो हमारा शुद्ध रक्त, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा क्या हुआ? शुद्ध रक्त जो हमारा निकला, यहाँ पर जो हमारा शुद्ध रक्त, ठीक, यहाँ पर जो हमारा शुद्ध रक्त निकला, वो शुद्ध रक्त क्या हुआ? उसका जो आंशिक दाब होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? 95 mmHg। 95 mmHg होता है। अब इस 95 जो शुद्ध रक्त निकला हमारा वहाँ परिवर्तित हो गया, उस शुद्ध रक्त का आंशिक दाब कितना होता है? उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसका आंशिक दाब कितना होता है? 95 mmHg। अब इसमें से क्या होता है? जो 97 क्या होता है प्रतिशत जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सीजन है 97% ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है, इस क्रिया को, इस बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन हमारा था, ये हीमोग्लोबिन क्या किया? 97% ऑक्सीजन से क्रिया किया और क्या बना लिया? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों अब ध्यान सुनिए, एक बात बहुत बेहतरीन बताने वाले हैं हम, ध्यान सुनो। इसे हम ऑक्सीजनेशन क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजनेसिस क्यों नहीं कहते हैं? ऑक्सीजनेसिस और ऑक्सीजनेशन दोनों अलग अलग टर्म है। ऑक्सीजनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो Fp की मात्रा डबल प्लस जो है,
जितनी मात्रा हीमोग्लोबिन में क्या हुआ, ऑक्सीजन से मतलब क्रिया होने से पहले है, वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बना तो भी एफ की मात्रा उतनी ही होती है। ठीक है, मतलब जो हीमोग्लोबिन हमारा है वो ऑक्सीजन से जब क्रिया नहीं किया था तो भी उसमें क्या था, जो एफ की मात्रा थी, फेरस की मात्रा थी, वही था, चेंज नहीं हुआ था। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद भी वही मात्रा थी, क्या था, फेरस की मात्रा वही थी। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजिनेशन कहते हैं, ना कि ऑक्सीजिनेसिस। ठीक है, चलो अब बात ये आती है सर 97% तो ऑक्सीजन क्या हुआ हमारा जो था वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो 3% जो हमारा ऑक्सीजन बचा वो क्या होता है, वो 3% ऑक्सीजन क्या करेगा सर, वो प्लाज्मा में क्या होगा, घुल जाता है, वो प्लाज्मा में घुल जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा रक्त जो है वो कैसे शुद्ध हुआ, अब कैसे गैसीय विनिमय द्वारा क्या हुआ, रक्त कैसे हुआ, हृदय में आया, हृदय से कहाँ गया, फेफड़े में, और फेफड़े में जो शुद्ध कैसे हुआ, गैसीय विनिमय कैसे हुआ, और रक्त शुद्ध रक्त में परिवर्तित कैसे हुआ, वो आपको आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।